वेलकम बैक आप सभी लोगों का। देख रहे हैं इकोनॉमिक नॉलेज बाई अभी। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के जीडीपी के बारे में और कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। नए हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जीडीपी का ओवरव्यू देख लेते हैं। करंट हम जीएसडीपी की बात करें यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो लगभग 35.68 ट्रिलियन रुपीज है। ये ध्यान में रखिएगा, डॉलर नहीं है, रुपीज है, जो कि लगभग बनेगा 420 बिलियन डॉलर। यानी महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी कह सकते हैं कि है जीडीपी, तो तमिलनाडु की है। फिर हम सेक्टोरल कंपोजिशन देख लेते हैं, तो लगभग 54% सर्विस सेक्टर से आता है, क्योंकि वहाँ पे आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है और इंडस्ट्री भी सेटअप है वहाँ से। लगभग 33% इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है और एग्रीकल्चर बहुत कम करता है, यानी लगभग 13%। फ्यूचर इकोनॉमी की गोल की बात की जाए, लगभग $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं। अभी लगभग $450 बिलियन है, कह सकते हैं। टारगेट है इसका डबल होना, $1 ट्रिलियन तक पहुंचना। कब तक? 2030 तक का। और मेन सेक्टर की बात की जाए किसके तहत, यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाह रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में लीडरशिप चाह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंशन चाह रहे हैं। सो ये रहा एक बेसिक सा ओवरव्यू तमिलनाडु के जीडीपी के रिगार्डिंग। फिर हम पॉलिटिकल लीडरशिप एंड असेंबली प्रोफाइल देख लेते हैं, इसमें क्या बता रहा है, इसको भी चलिए देखते हैं। तो चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो एम के स्टालिन है तमिलनाडु के। अपोजिशन लीडर की बात की जाए तो एडप्पाडी के पलानी स्वामी है। सॉरी अगर नाम मैं पढ़ पाऊँ, क्योंकि मैं अपर इंडिया से हूँ, इसलिए बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। असेंबली कंपोजिशन की बात की जाए तो डीएमके अलायंस लगभग 135 सीट है, एआईडीएमके एंड अदर में 99 सीट है। ये असेंबली की हो गई। और रूलिंग पार्टी की बात की जाए तो डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्रा कजाकम यानी डीएमके। मेन अपोजिशन की पार्टी की बात की जाए तो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कजंगम यानी एआईएडीएमके, यानी पहले ये जयललिता की पार्टी थी, जो कि चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी है। अपोजिशन सीट की बात की जाए तो ये है लगभग 99। गवर्नमेंट जानती है डीएमके यानी राइजिंग सन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी डेवलपमेंट, ये हो गया। अपोजिशन एआईडीएमके की बात की जाए तो दो पत्तीस यानी टू लीव्स, ये उनका सिंबल है। सो ये रहा एक पॉलिटिकल लीडरशिप एंड असेंबली प्रोफाइल की मेन दो फिगर है, इनको ध्यान में रखिएगा। जो ये अलायंस की है, जैसे कांग्रेस हो गई और एआईडीएमके के साथ जैसे बीजेपी हो गई, ये सब चीजें हैं। चलिए हम देखते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोफाइल। हर स्टेट में कैसा हेल्थ था वो बात कर ही चुका हूँ, तो तमिलनाडु की भी बात कर लेते हैं, इसका हेल्थ और एजुकेशन प्रोफाइल कैसा है। बात की जाए हेल्थ सिस्टम ओवरव्यू की, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी पीएचसी जिन्हें कहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिस्टम है, और सुपर स्पेशलिटी सेंटर यानी एसएससी। तो ये रहा पूरे तमिलनाडु में यही फैला हुआ है। और एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो प्राइमरी केयर में लगभग सेकंड सबसे ज्यादा जाता है, यानी 35% हॉस्पिटल में जाता है। पब्लिक हेल्थ में भी जाता है काफी ज्यादा, लगभग 37% पब्लिक हेल्थ में जाता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, यानी नए नए हॉस्पिटल डेवलपमेंट में। तो ये रहा हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशन तमिलनाडु का। की हेल्थ इंडिकेटर की बात की जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ 68 है, और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट 23.6 है, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट 18.8 है। और एम्बुलेंस सर्विस एंड इमरजेंसी केयर भी अवेलेबल है, और टेली मेडिसिन नेटवर्क भी है। और इनका टारगेट की नंबर 1 बनना वेलबींग इनलाइटमेंट में, यानी मेडिकल के सेक्टर में। इसकी वजह से जैसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज गोल पाना हो गया, इक्विटी एक्सेस टू एजुकेशन हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लर्निंग हो गया, ये हो गया। और टारगेट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 और 4 को अचीव करना, ये हो गया। एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो एलिमेंट्री स्कूल हो गया, हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी हो गया।
एलोकेशन की बात की जाए तो प्राइमरी हो गया और सेकेंडरी हो गया, इनमें ज्यादा है। फिर हायर टेक्निकल और टीचिंग ट्रेनिंग है, ये सब चीज है। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो लगभग ये 80% से अबव है, जो कि दिखाता है कि यहाँ काफी ज्यादा यहाँ पे एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है। ये चीज हो गई। और टीचरों के लिए बकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे क्लासरूम हो गया, मेंटोरिंग हो गया, ये सभी फैसिलिटी है। सो ये रहा एक बेसिक सा ओवरव्यू तमिलनाडु के हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोफाइल का। फिर हम देखते हैं कल्चरल प्रोफाइल ऑफ तमिलनाडु, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें है एंशियंट हेरिटेज एंड लैंग्वेज। तो तमिल लैंग्वेज क्लासिकल है, यानी संगम लिटरेचर है। और लिटरेसी ट्रेडिशन और इसके मॉडर्न वर्क की बात की जाए तो लगभग ये 350 के ऊपर है। ओल्ड संगम लिटरेचर है। और फिर परफॉर्मिंग आर्ट की बात की जाए तो भरतनाट्यम डांस हो गया, सबसे ज्यादा फेमस है। कर्नाटिक म्यूजिक हो गया। मेजर डांस फेस्टिवल होते हैं वहां पे काफी ज्यादा। म्यूजिक सभा और एकेडमिक है, यानी इन इन फील्ड पे वर्क किया जाता है, जो कि दिखाता है कि काफी रिच कल्चर है। और आर्किटेक्चर एंड क्राफ्ट की बात की जाए तो द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर बेस है, जो कि मेनली ब्रॉन्ज कास्टिंग और टेक्सटाइल है। और की फेस्टिवल अटेंडेंस की बात की जाए तो पोंगल में सबसे ज्यादा लोग आते हैं। और फिर अलग अलग चीजें होती रहती हैं, आते जाते। फिर हम जैसे हो गया जल्लिकाट्टू हो गया, यानी बुल टेमिंग हो गया। कठरगाई दीपम। और तमिलनाडु जैसे टेम्पल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन भी काफी। और ब्रॉन्ज आइडिया यानी काफी ज्यादा जो वो मूर्तियां हैं वो भी ब्रॉन्ज से रिलेटेड है। सिल्क रिकट यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफी काम है। तो ये दिखाता है कि काफी ज्यादा एंशियंट कल्चर है और काफी रिच कल्चर है। फिर हम इथनिक ग्रुप ऑफ तमिलनाडु देख लेते हैं। तो इसमें बात की जाए तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन तमिलनाडु, प्रोमिनेंट माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। अप्रॉक्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो तेलुगु स्पीकर सबसे ज्यादा है, फिर है कन्नड़ स्पीकर, फिर अदर में मराठी और हिंदी हो गए। और की ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो नंबर वन बनना सोशल कोहेजन इंप्लायमेंट में। और टारगेट है कि सस्टेनेबल कल्चर गोल को अचीव करना। सोशल स्ट्राटिफिकेशन और कम्युनिटी की बात की जाए तो मेजर ग्रुप जैसे बोर्ड सोशल स्ट्रक्चर में शेड्यूल कास्ट लगभग इतने हैं, द्रविडियन मेजोरिटी लगभग 90% है। जनरल कैटेगरी जिसमें से 20% है। और बैकवर्ड की बात की जाए तो लगभग 68% है। ये हो गया। इंटर स्टेट माइग्रेशन ब्रेकडाउन की बात करें तो लगभग नॉर्थ इंडिया से 20% है। नेबरिंग स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका से लगभग 40% माइग्रेंट लोग, यानी यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, ज्यादातर आईटी सर्विस के होते हैं। फिर सेंट्रल वेस्ट से लगभग 15% है। और ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से लगभग 15% है। तो ये रहा माइग्रेशन ब्रेकडाउन तमिलनाडु में। सो इंडिजीनियस ट्राइब की बात की जाए तो जैसे टुडास हो गए, कोटास हो गए, एरुलास हो गए, पल्यास हो गए, मलयालिस हो गए, ये चीजें हैं। तो स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत है कमेंट में बताइएगा। अगर कुछ भी मैं गलत बोल दे रहा हूँ उसके लिए सॉरी, मुझे पॉइंट आउट करके कमेंट में बताइएगा। फिर हम इंडस्ट्रियल जोन देखते हैं। तो बात की जाए तमिलनाडु के इंडस्ट्रियल जोन की तो ऑटोमेटिक हब यानी डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए जैसे हुंडई हो गया, रेनॉल्ट हो गया, निसॉन हो गया, रॉयल इनफील्ड हो गया, डाइमलर हो गया, ईडीसी। ये ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कर रहा हूँ सॉरी, ऑटोमेटिक हब है तमिलनाडु। और फिर हौसूर एंड कृष्णागिरी यानी हौसूर क्लस्टर है, जहाँ पे ऑटो कंपोनेंट एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ज्यादातर होती है। वेस्ट की बात की जाए कोयम्बटूर एंड त्रिपुरार में तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर में जहाँ पे टेक्सटाइल अपरल हो गया, पंप इंजीनियरिंग हो गया, इन सब चीजों का ज्यादा है। साउथर्न क्लस्टर की बात की जाए तो मदुरई एंड शिवाक्सी में वहाँ पे फायर वर्क और प्रिंटिंग का काफी ज्यादा है वो। चेन्नई और उसके सराउंडिंग की बात की जाए तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, मेनली ऑटोमेटिव, मोटिव और इंजीनियरिंग के। ये हो गया। और आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक के हैं।
अब कोस्टल रीजन में बात की जाए तो पोर्ट एंड लॉजिस्टिक के जैसे काटुपल्ली और इनोर में, ट्रिची एंड तंजोर सेंट्रल में भी, क्लस्टर हैवी इंजीनियरिंग का जैसे भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का, टूटीकोन साउंड में बात की जाए तो वहां पे पेट्रोकेमिकल का है। टेक्सटाइल अपीयरल की बात की जाए तो लगभग और लार्जेस्ट है पूरे इंडिया में। हैवी इंजीनियरिंग में बात की जाए तो भेल है यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि पावर और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती है। और एक वहाँ पे काफी ज्यादा है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी है, क्योंकि इंडिया की सेफ्टी की बात हो और कोस्टल रीजन है, डिफेंस कॉरिडोर ना ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, गवर्नमेंट ने काफी काम किया, जैसे चेन्नई, ट्रिची, सलीम, हौसर और कोयम्बटूर में है। तो ये रहा, कोई भी दिक्कत है वीडियो को पॉज करिए, पढ़िए, फिर हमें बताइए कमेंट में। और रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए, टारगेट है लगभग 10 गीगावाट तक का पहुंचना, ये चीजें हैं। फिर अब रिवर सिस्टम एंड वाटर रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं तमिलनाडु में। यहाँ कौन कौन सी नदियां बहती हैं, क्या क्या रिसोर्सेज है, उसके रिगार्डिंग क्या देखते हैं। बढ़िया। रिवर सिस्टम की बात की जाए तो कावेरी डेल्टा हो गया, स्टैनली रिजर्वायर हो गया यानी मैटूर डैम, भवानी, अमरावती, मयूर हो गया। ये रहे कावेरी रिवर सिस्टम के तमिलनाडु के रिगार्डिंग। कावेरी रिवर वाटर यूटिलाइजेशन की बात की जाए तो लगभग सबसे ज्यादा पानी छोड़ा जाता है दूसरे स्टेट में, और फिर इसके बाद डोमेस्टिक यूज होता है, फिर इंडस्ट्रियल यूज होता है, और फिर इरिगेशन पर्पस के लिए यूज होता है। अदर रिवर और बेसिन की बात की जाए जैसे पलार है, वैजाई है, और फिर है धामरी, बारनी है, ये चीजें हैं। और बात की जाए फिर मेजर रिजर्वायर कैपेसिटी की, तो सबसे ज्यादा मैसूर के पास है, फिर अलग अलग के पास है, ये चीज है। और इनका टारगेट है कि लगभग नंबर वन वाटर सिक्योर प्रॉस्पेरस स्टेट बनने का कब तक, 2030 तक का। और ये जो कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अलग अलग रिवर बेसिन के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चैलेंजेस की बात की जाए तो वाटर स्केर्सिटी है, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन है, इंटर स्टेट इशू है, पॉल्यूशन कंट्रोल इशू है, ये है। और सॉल्यूशन ये है कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, प्रॉपर टूल हो, टेक्नोलॉजी यूज हो, पॉल्यूशन कम किया जाए, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो। जिसके रिगार्डिंग इन्होंने वाटर मैनेजमेंट गोल बनाया है, यानी इंक्रीज वाटर इफिशियंसी, क्योंकि वाटर स्केर्सिटी बहुत आम बात है। रिवर लिंकिंग एंड कैनाल अपग्रेड करना हो गया, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना हो गया, और डेसिलिनेशन प्लांट बनाना हो गया, यानी समुद्र के खारे पानी को पीने लायक पानी में बनाना। वाटर यूज ब्रेकडाउन की बात की जाए तो लगभग 80% खेती में चला जाता है, नहीं इरिगेशन पर्पस के लिए, 12% डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है, इंडस्ट्रियल के लिए 5%, और लाइव स्टॉक और अदर के लिए 3% यूज होता है। तो ये चीजें थी पूरी। फिर हम देखते हैं तमिलनाडु के नेचुरल रिसोर्सेस को, और मिनरल रिसोर्सेस को भी हम देखेंगे, दोनों को देखेंगे। चलिए तब देख ही लेते हैं भैया। तो नेचुरल रिसोर्सेज की बात की, पहले हम मिनरल डिपॉजिट और प्रोडक्शन की बात करते हैं, जिसमें से मिनरल है, लिग्नाइट हो गया, लाइम स्टोन हो गया, और मैग्नीसाइट हो गया। लाइम स्टोन मेनली सीमेंट इंडस्ट्री फोकस है, जानते ही होंगे। और रॉ मटेरियल की बात की जाए तो मैग्नाइट भी काफी ज्यादा प्रेजेंट है, ग्रेनाइट भी है। ये ग्रेनाइट का सिंबल देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रेनाइट प्रेजेंट है। कोयले की बात की जाए तो अलग जगह प्रेजेंट है, बॉक्साइट भी प्रेजेंट है। मिनरल प्रोडक्शन ब्रेकडाउन की बात की, लगभग 82% लिग्नाइट का होता है, लाइम स्टोन का 38%, मैग्नीसाइट का 27%, ग्रेनाइट का 12%, ये हो गया। और मेजर मिनरल प्रोडक्शन की बात की जाए तो पावर जनरेशन में जाता है, सीमेंट में जाता है, इंडस्ट्री में जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर कोस्टल रिसोर्सेज की बात की जाए तो जैसे गल्फ ऑफ मन्नार, यानी मरीन बायोडाइवर्सिटी है, पर्ल डाइविंग होता है, सीवीड कल्टीवेशन होता है। फिर है साल्ट पेन, यानी टूट्रिकोन और मेजर साल्ट प्रोडक्शन यानी नमक की खेती। फिर हैवी मिनरल सैंड जैसे लिमनाइट हो गया, और रिकॉन हो गया, ये हो गया। फिर कोस्ट लाइन की बात की जाए तो पोर्ट और लॉजिस्टिक, लगभग 1076 किलोमीटर की इनकी कोस्ट लाइन ही है ये। और यहाँ पे ये मैंने पूरा मैप आपके सामने दिखाया है कि हाँ, नीलगिरी बायोडाइवर्स बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे,
क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है और बॉक्साइड भी प्रेजेंट है। फिर है मैटूर डैम, वाटर रिसोर्सेस ये हो गया। फिर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे। तो ये जो ब्लू कलर में है, यहाँ पे मिनरल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे ये ब्लू रीजन हो गया, यहाँ पे ब्लू रीजन हो गया, यहाँ पे डॉट डॉट जहाँ पे है, वहां पे ब्लू रीजन। फॉरेस्ट की बात की जाए तो ये एरिया है फॉरेस्ट वाला, यहाँ पे कोस्टल रिसोर्सेज की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी टूटरीकॉन रीजन में। एग्रीकल्चर भी यहाँ पे होता है लगभग इस बेल्ट पे, क्योंकि यहाँ पे बेसिन है, रिन्यूएबल एनर्जी का भी है। ये चीज है, फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं बहुत ज्यादा है। एग्रीकल्चर है, लैंड यूज भी काफी ज्यादा होता है, यानी राइस का प्रोडक्शन लगभग 7.8 मिलियन टन। शुगर केन भी लगभग काफी होता है, फिर कोकोनट भी खेती काफी होती है। और रिन्यूएबल एनर्जी में इनका टारगेट ही है काफी आगे बढ़ने का। और ओवरऑल इनका फोकस है कि 2030 तक का नंबर 1 रिसोर्स इफिशियंसी एंड फॉस्फेरस स्टेट बनने का है। तो ये रहा एक बेसिक सा। नहीं समझ आया तो वीडियो को स्टॉप करके पढ़िएगा। हम देखते हैं आगे। अब फिर देखते हैं टॉप 5 कंपनी प्रेजेंस इन तमिलनाडु, यानी इंडिया की जो टॉप 5 कंपनी है कौन कौन सी है जो कि तमिलनाडु में मिलनी है। तो सबसे पहले जानते होंगे रिलायंस इंडस्ट्री हर जगह प्रेजेंट है। यहाँ पे भी प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व है केजी बेसिन में, तो वहाँ काम करती है वेरियस अलग अलग रीजन की वजह से। और फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, क्योंकि आईटी सर्विस बहुत ज्यादा वो हो गया। HCL है, इंफोसिस है, विप्रो है, ये चीजें हो गई। और जैसे हेडक्वार्टर नोएडा यानी तमिलनाडु एज अ मेजर हब, यहाँ पे भी काफी वो जो कंपनी है उनके हेडक्वार्टर हैं। ये जो कंपनी हेडक्वार्टर मैंने दिखाया है डार्क ब्लू में दिखाया, जो इस रीजन में है, इस रीजन में बहुत ज्यादा कंपनियों के हेडक्वार्टर इस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में। और मेजर ऑपरेशनल जोन है ये जो येलो कलर में है। आईटी पार्क की बात की जाए तो इस रीजन में है, यहाँ पे है। और मैन्युफैक्चरिंग हब की बात की जाए तो मैंने सर्कल से डिनोट करके दिखाया, जैसे ट्रिची में हो गया, कोयम्बतूर साइड में हो गया, इधर हो गया। और इनका ऑब्जेक्टिव है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का 2030 तक का, ये जानते ही हैं। मेजर प्रेजेंस की बात की जाए तो आईटी इंडस्ट्री हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज हो गया। और आईटी एक्सपोर्ट शेयर की बात की जाए तो काफी ज्यादा है, क्योंकि मेनली टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो बहुत ज्यादा यहाँ पे पैसा earn करती है। इंडस्ट्रियल डाइवर्सिटी की बात की जाए तो डाइवर्सिफाइड सेक्टर है। टेक्सटाइल हो गया, लेदर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, आईटी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। हर चीजों में मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है ही। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की बात की जाए तो लगभग ऑटोमोटिव की लगभग अगर 100 गाड़ियां बन रही हैं, लगभग 34 गाड़ियां एक्सपोर्ट की जा रही हैं। यानी इंडस्ट्रियल आउटपुट बाय सेक्टर है, यानी इस सेक्टर से इतना आ रहा है, सॉरी। टेक्सटाइल से 19% पूरे इंडिया का, आईटी का 18%, इंजीनियरिंग का इतना। और क्योंकि कोस्ट लाइन एरिया, यहाँ पे पोर्ट और लॉजिस्टिक भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट है। तो ये रहा पूरा बेसिक सा ओवरव्यू। और फिर लास्ट में थैंक यू दिल से अगर यहाँ तक देखे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।